अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आई होप यू आर वेल। सो जिस तरह से हमारा फर्स्ट संडे टेस्ट था, ठीक है, और आज मंडे है और इंशाल्लाह कमिंग संडे का सिलेबस भी मैंने एक वीडियो भी बना के अपलोड कर दिया और वैसे कम्युनिटी में बता भी दिया है, ठीक है, और चैनल के कम्युनिटी पेज पे भी बता दिया है, ठीक है। एक हमारी कम्युनिटी ग्रुप है, एक कम्युनिटी है चैनल की, तो दोनों जगह मैंने जो है टेक्स्ट की शक्ल में सिलेबस बता दिया है कमिंग संडे का, ठीक है, और मैंने ये बताया दिया है कि हमने फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली अभी जो मैं क्या करवा रही हूँ, मैं जो हमारा संडे टेस्ट हुआ था उसमें क्या था, थर्मोडाइनमिक्स चैप्टर था, स्टैच्यूमेट्री का चैप्टर था, या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कह लें, ठीक है, और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर थे और इसमें से 50 MCQs थे, ठीक है। आई थिंक 20 थर्मोडाइनमिक्स के थे, 20 स्टैच्यूमेट्री के थे और 10 जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के थे, ठीक है। सो वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चे जो है वो कह रहे हैं कि मैम कीज़ इनकरेक्ट है, सो उनकी कन्फ्यूजन के लिए मुझे ये सोल्यूशन वीडियो अपलोड करना पड़ी, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि बेटा किस तरह से जो है आप लोग जो कह रहे हैं, मैं अगर आपको प्रूफ दे दूँ तो फिर क्या कहेंगे आप लोग हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये देखिए, आपको पता है कि चैनल का नाम क्या है, टेस्ट सर्विस का नाम क्या है, डॉक्टर दीना वजीर एकेडमी हमारा चैनल है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म, यूट्यूब चैनल, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट एमडी का सेशन है 2024 के लिए, ठीक है। अच्छा, और इस ये फर्स्ट ईयर वाले भी दे सकते हैं, सेकंड ईयर वाले भी दे सकते हैं, एमडी कैट वाले। जाहिर सी बात है, जो बच्चे फर्स्ट ईयर में है वो मेरे लेक्चर देख सकता है, ठीक है। एक तो वो एमडी कैट के लिए प्रिपेयर होगा, दूसरा उसके खुद कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे। इस तरह से सेकंड ईयर वाला बच्चा तो देगा ही, देखेगा ही, क्योंकि उसको तो एमडी कैट देना है, ठीक है। सो अच्छा, तो यहाँ पे ये आपको पता है कि चैप्टर जो है, अब ये एक बच्चे का मैंने खोला हुआ है, ये जो है ना एक बच्चे का है जो कि हमारा फर्स्ट पोजीशन है, ठीक है, टॉप 10 स्टूडेंट है जिसकी फर्स्ट पोजीशन आई है, जो मार्क्स इसने जो है 50 में से 49 लिए है, मतलब 98%। कोई एक MCQ इसका गलत हुआ है, ठीक है, 50 MCQ में से, जिसकी वजह से इसके जो है 50 में से 49, तो ये है फर्स्ट पोजीशन है इस बच्चे की, ठीक है। इस बच्चे का नाम आई थिंक यहाँ पे नीचे मेंशन होगा, ठीक है, वो देख लेंगे हम। अच्छा, तो अब मैं बताती हूँ कि अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं पहले केमिस्ट्री की एक सोल्यूशन वीडियो अपलोड करूँगी, उसके बाद फिजिक्स की, और फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की। तो ये हमारी स्टैच्यूमेट्री या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की सोल्यूशन वीडियो है, जिसके 20 MCQs आए थे आपके टेस्ट में। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए MCQs क्या कह रहा है, 1 मोल ऑफ C2H5OH, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इथेनॉल। ये OH क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्कोहल फैमिली, और C2H5 क्या है, इथेन फैमिली का है ना। इथेन होता है C2H6, ठीक है। जब हम OH डालेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ से एक H जो है निकलेगा और उसकी जगह जो है OH लगेगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा C2H5OH, इसे हम क्या कहते हैं, इथेनॉल। तो ये कह रहे हैं कि 1 मोल ऑफ इथेनॉल, ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, 1 मोल ऑफ इथेनॉल कंटेन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब ये कह रहे हैं कि भाई ये आपको जो इथेनॉल है ना वो 1 मोल दिया है, ठीक है, डेटा आपके पास, आपको पता चल गया 1 मोल इथेनॉल दिया है। पूछ क्या रहे, वो पूछ रहे कि भाई आप ये बताएं कि इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, कंटेन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, कंटेन मतलब इसमें कितने पार्टिकल होंगे, ये पार्टिकल दे रखे हैं आपको, ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि इसमें कितने पार्टिकल होंगे, किसमें, ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन का पूछ रहे हैं। अब आपने सबसे पहले देखा कि भाई आपको क्या दिया, आपको इथेनॉल दिया है। आपने देखा कि मैम दीना ने कहा था कि आपको जो कंपाउंड दिया है, जिस भी आप एटम का आपको पूछा जाए ना MCQs में, तो सबसे पहले तो आपने कंपाउंड में देख लेना है कि उस एटम की मॉलिक्यूल है या सिर्फ एटम है, किस शक्ल में है, ठीक है। उसी की बेस पे जो है पार्टिकल्स होते हैं। 1 मोल में कितने होते हैं, मैंने बताया था ना कि 1 मोल में कितने होते हैं, 6.02 x23 होते हैं, ठीक है। 1 मोल में कितने होते हैं, Na की क्या वैल्यू है, 6.02 x23, ठीक है। अच्छा, तो अब ये पूछ रहे हैं कि 1 मोल आपको C2H5OH दिया हुआ है, अब वो ऑक्सीजन एटम पूछ रहे हैं। अब आपने देखा कि यार इथेनॉल में कितना, इथेनॉल जो है C2H5OH, इसमें कितना ऑक्सीजन है, एक ही ऑक्सीजन है, देखिए ये एक ही ऑक्सीजन है, इसमें कोई मैंने नंबरिंग नहीं की कि ये एक ऑक्सीजन एटम है। तो आप खुद सोचें कि जब 1 मोल ऑफ इथेनॉल में एक ऑक्सीजन एटम है, तो ये भी 1 मोल होगा, जाहिर सी बात है, इसमें एक ही ऑक्सीजन दिख रहा है ना आपको, ये देखिए एक ही ऑक्सीजन है,
ये दिख रहा है, ये एक ही ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब जब ये 1 मोल है तो ये भी ऑक्सीजन एटम भी क्या होगा, 1 मोल होगा। और आपको पता है, अभी मैंने बताया कि 1 मोल किसके बराबर होता है, एवोगाड्रो नंबर के 6.02 x-23। तो अब बताएं सही है या गलत है। बेफजूल में परेशान हो रहे, इसमें कुछ भी नहीं था। और इसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाया आपको, एक एक चीज़ समझाया। पहले तो मैंने फार्मूला बताया किस तरह से पहचानना है, ठीक है, क्योंकि अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने पढ़ी नहीं है। तो फिर मैंने आपको सब कुछ A to Z बताया कि यार OH होगा तो अल्कोहल है, और ये इथेन है, इथेन से एक हाइड्रोजन निकला तो अल्कोहल हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब डलता है तो वो अल्कोहल फैमिली बन जाती है। अब ये इथेनॉल दिया है आपको। अब मैं कह रही हूँ कि ये 1 मोल दिया है। अब इसमें पूछ रहे हैं ऑक्सीजन एटम का, आपने देखा कि यार इसमें ऑक्सीजन एक है। अब ये 1 मोल ऑफ इथेनॉल दिया है, तो इसको बनाने के लिए 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम चाहिए होंगे ना, ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में। अच्छा, 1 मोल ऑक्सीजन एटम चाहिए होगा। अब 1 मोल आपको पता है कि मैम दीना ने अपने लेक्चर में बताया था कि 1 मोल इज इक्वल टू Na की वैल्यू भी मैम दीना ने बताई थी। Na क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। सब कुछ मैम दीना ने पढ़ाया है 6.02 x-23। तो अब जाहिर सी बात है सी आंसर होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। इतना इजी मैंने दिया था ये। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, बीकर कंटेन 9 ग्राम्स ऑफ वाटर, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि एक बीकर है जिसमें क्या है 9 ग्राम्स ऑफ वाटर है। अब वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। अच्छा, तो अब ये किस तरह से सॉल्व होगा यार, इतने इजी दिए थे। अगर आपने मेरे लेक्चर लिए होंगे ना तो आपको ये एमसीक्यूज बिल्कुल आपकी फिंगर टिप्स पे होंगे। और पीएमडीसी में यही एमसीक्यूज इसी तरह से आते हैं। मैंने बिल्कुल आपके प्रोविंस के लेवल के जो इजी होते हैं ना, बिल्कुल जो जिसमें आप परेशान हो जाते हैं क्योंकि आप लोग की प्रैक्टिस नहीं होती। अगर आपने मेरे लेक्चर लिए होंगे तो ये सब आपने, इस बच्चे ने जो इतने मार्क्स गेन किए, ठीक है, ये जिसने भी हाई स्कोर किया है तो उसने आप मेहनत की होगी ना, लेक्चर देखे होंगे। और मैंने जिस तरह से आपको समझाया और साथ साथ हर टॉपिक के मैंने होमवर्क करवाया, तो जिस स्टूडेंट ने इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया होगा उसके तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई होगी। बाकी आप लोग की मर्जी है। तो देखें इसमें क्या मुश्किल है। ये कह रहे हैं कि एक बीकर है, ठीक है, बीकर में कितना है 9 ग्राम ऑफ वाटर कह रहे हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बताएं। अब आपने देखा कि मैम दीना ने लेक्चर में बताया था कि अब यहाँ पे क्या है 9 ग्राम वाटर है। आपके दिमाग में फ़ौरन बात आई कि भाई 1 मोल किसके बराबर होता है, 1 मोल जो है वो 18 ग्राम, मतलब अगर वाटर की बात की जाए, H2O की बात की जाए, तो मैम दीना ने बताया था कि 18 ग्राम होता है ना, 1 मोल 18 ग्राम के बराबर होता है, क्योंकि ये H2O है। खुद सोचिए H2O को जब आप निकालेंगे, ये तो आप खुद भी निकाल सकते हैं ना। यहाँ पे 9 ग्राम वाटर दिया है, आपने क्या किया H2O लिखा, ठीक है। अब क्या है, ये हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितने हैं 16, सॉरी ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, क्या कह रही हूँ मैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है 1 और 2 है तो 2 लिख लिया, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है 16, ठीक है। अब 16 + 2 करें तो क्या आएगा 18 ग्राम। तो इसका मतलब अब ये 18 ग्राम है। तो अब ग्राम में, अब आपने फ़ौरन आपके दिमाग में है कि हाँ मैम ने इस वजह से बताया था कि 1 मोल बराबर होता है वाटर का 18 ग्राम के। अगर ग्राम में पूछा जाए तो मैम ने बताया था, जब मैम ने मोल और ग्राम मास का रिलेशन बताया था, तो मैम ने बताया था कि 1 मोल ऑफ वाटर कितने मास के बराबर होता है 18 ग्राम के, ठीक है। ये तो जिसने लेक्चर लिया होगा उसको पता होगा। अब सवाल में हमसे पूछ रहे हैं कि 9 ग्राम ऑफ वाटर, तो इसका मतलब 18 का हाफ कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। 18 का हाफ करेंगे तो क्या आएगा 2 1 = 2, 2 9 = 18, तो 9 ग्राम आ गया है ना। तो इसका मतलब ये हाफ है। अब मैम ने जैसे बताया था कि 1 मोल बराबर होता है किसके 18 ग्राम ऑफ 18 ग्राम H2O के। और यहाँ पे दिया है हमें क्या, यहाँ पे हमें क्या दिया है 9 ग्राम ऑफ वाटर। तो 9 ग्राम ऑफ वाटर किसके बराबर होगा, यहाँ पे 18 ग्राम 1 मोल के बराबर हो रहा था। लेकिन जब 18 को हाफ किया तो 9 ग्राम इन्होंने दिया है, मतलब इन्होंने आपको हाफ मोल दिए हैं। अब समझ आई बात, ठीक है। ये 9 ग्राम ऑफ वाटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन हाफ मोल है वाटर के, क्योंकि 1 मोल तो 18 ग्राम के बराबर होते हैं, हाफ मोल किसके बराबर होता है 9 ग्राम के, 9 ग्राम के बराबर होता है हाफ मोल। जब आप 18 को हाफ करेंगे तो मोल को भी तो हाफ करेंगे, जब आप 1/2 करेंगे तो क्या आएगा 0.5 मोल, ठीक है। सो इस तरह से आपने देखना है कि यार ये 9 ग्राम ऑफ वाटर दिया है और वाटर तो 18 ग्राम होता है, मतलब 18 ग्राम 1 मोल के बराबर है। तो जब 18 को हम हाफ करेंगे तो इसका मतलब 1 मोल जब 18 के बराबर है तो 9 ग्राम किसके बराबर है हाफ मोल के। तो अब आपको पता चल गया कि भाई ये हमें हाफ मोल, आप एक बात तो आपने ये निकाल ली, ठीक है, सवाल से कि ये हाफ मोल के बराबर है। अब वो पूछ क्या रहे, वो पूछ रहे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होंगे। अब आपने देखा कि देखो जब 18 ग्राम थे 1 मोल की, अगर हम बात करें, जब 18 ग्राम हमारे पास क्या थे
वाटर था, तब यहाँ पे कितने वो थे। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन एटम पूछे जाते तो आप क्या करते हैं, जल्दी से बताएं मुझे। ठीक है, तो क्या आपने बता दिया होगा कि भाई जब 1 मोल की बात की जाएगी, ठीक है, जब 1 मोल की बात की जाएगी, यहाँ पे हाफ मोल दिए आपको, ठीक है, लेकिन मैं 1 मोल का पहले बता दूंगा। जब 1 मोल में आपको कहा जाएगा कि हाइड्रोजन एटम कितने होंगे, तो आपने क्या देखना है कि यार हाइड्रोजन तो यहाँ पे 2 है, H2 के फार्मूले में हाइड्रोजन 2 है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन एटम पूछ रहे हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन एटम्स अगर पूछ रहे हैं तो एक हाइड्रोजन एटम जो है एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है, ठीक है, मीन 1 मोल। ठीक है, तो अब ये 2 हाइड्रोजन एटम है तो क्या होगा, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे Na से, तो ये हमारे क्या आ जाएंगे, ये हमारे हाइड्रोजन एटम आ जाएंगे। 2 हाइड्रोजन एटम का हमारे पास ये पार्टिकल्स आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे तो 1 मोल का आपसे पूछा ही नहीं है, यहाँ पे तो आपको हाफ मोल का दिया हुआ है 9 ग्राम। अच्छा, डायरेक्ट नहीं दिया, उन्होंने आपको चेक करने के लिए 9 ग्राम दिया था कि आप पहचान सकते हैं कि ये हाफ मोल है या नहीं। आपने पहचान लिया पहले कि यार ये हाफ मोल है, और फिर आपने देखा कि मैम दीना ने कहा था कि यार 1 मोल, अगर कि 1 मोल में बात की जाएगी ना तब 2 हाइड्रोजन एटम होंगे, ठीक है, और वहाँ पे जो एक हाइड्रोजन एटम बराबर होता है, दैट से 1 हाइड्रोजन एटम मीन 1 मोल बराबर होगा किसके, 1 Na के। तो जब 2 हो जाएंगे तो क्या होगा, 2 Na, 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई Na से। तो लेकिन यहाँ पे तो हाफ मोल दिया है, तो हाफ मोल के लिए क्या करेंगे, हाफ मोल के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे तो हाफ मोल दिया है ना आपको, हाफ मोल, और कितने ग्राम है, 9 ग्राम, 9 ग्राम वाटर। अब इसमें देखिए, इसमें हाइड्रोजन 2 ही है, हाइड्रोजन क्या है, 2 ही है, लेकिन क्या हो गया, यहाँ पे आपका जो है एवोगाड्रो नंबर Na सिर्फ आएगा, मतलब हाइड्रोजन हाफ मोल की बात की जाएगी तो यहाँ पर सिर्फ जो हाइड्रोजन एटम होंगे वो 2 आएंगे। तो आप बोलेंगे मैम ऐसा क्यों, मैम ऐसा क्यों, तो वो इस वजह से कि बेटा जब मैंने आपसे कहा कि 2 मोल हाइड्रोजन एटम मल्टीप्लाई बाय Na, अब मैं कह रही हूँ कि हाफ मोल है, ठीक है, हाफ मोल है, तो हाफ मोल और ये 2 हाइड्रोजन एटम, ठीक है बेटा। जब हाफ मोल की बात की जाएगी तो एक हाइड्रोजन एटम होगा और उसके लिए सिर्फ Na होगा, 2 से मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं होगी, तो इसका मतलब सिर्फ Na होगा। तो क्या आंसर आएगा आपका, बताएं क्या आंसर आएगा, 6.02 x23 आएगा ना। इसमें क्या कबाहती जो आप लोग इतने परेशान होते हैं मैम इनकरेक्ट है, मैम ये है वो है ना, सिंपल देखा आपने 9 ग्राम हाफ मोल, आपने देखा कि यार ये तो हाफ मोल है, ठीक है, या इसको आप 0.5 मोल भी लिख सकते हैं, ये हाफ मोल है। जब हाफ मोल है तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 1 मोल में कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है, और 2 जब होंगे तो एटम पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, एटम्स याद रखेगा, एटम मॉलिक्यूल सब कुछ मैं लास्ट अपने लेक्चर में बता चुकी हूँ, ठीक है, तो जिसने मेरे लेक्चर लिए होंगे उसको ये समझ आ रहा होगा, मैं पूरा यहाँ पे बता नहीं सकती, ठीक है। अब 2 हाइड्रोजन एटम है तो आपने 2 मल्टीप्लाई Na कर दिया, लेकिन ये तो 1 मोल के लिए है ना। अब यहाँ पे हाफ मोल के भी लिए क्या कहा जा रहा है, तो हाफ मोल के लिए एक हाइड्रोजन एटम होगा और Na होगा, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, मैं बहुत डिटेल में करवा रही हूँ, लेकिन देखिए मैं फिर कह रही हूँ कि आप लोग वो ले लें, लेक्चर अगर लिए होते तो इतनी आपको मुश्किल ना आती। अब ये देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला इज डिटरमाइंड फ्रॉम एम्पेरिकल फार्मूला। अब ये आपसे फार्मूला पूछ रहे हैं कि भाई मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं एम्पेरिकल फार्मूला से, ठीक है। तो अब आपको फार्मूला तो याद होगा, जिस तरह से मैंने आपको लिखवाया था, जल्दी से रिमेंबर करें। मैंने आपको कौन सा फार्मूला लिखवाया था, मैंने आपको बताया था ना कि जो इंटीजर होता है, ठीक है, ये मैंने आपको क्या लिखवाया था कि ये ठीक है, तो मैंने बताया था कि मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला मास, ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला मास या एम्पेरिकल फार्मूला भी लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर फार्मूला भी आ सकता है, इसमें परेशान नहीं होइएगा, ठीक है। तो मैंने आपको ये फार्मूला लिखवाया था। तो अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन में खुद सोचे, जब ये एम्पेरिकल फार्मूला मास या एम्पेरिकल फार्मूला डिवाइड में ना इज इक्वल टू के उस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई बाय n, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये। तो बस अगर आपने फार्मूला याद है ना आपको, तो ये तो आप कर सकते हैं, और फार्मूला तो याद होना चाहिए बेटा, इस स्टोइचियोमेट्री में ना फार्मूले और प्रैक्टिस का काम है बस, और वो मैंने बहुत डिटेल से अपने लेक्चर में बता दिया है।
अब इसमें देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है। फर्स्ट देखिए एक्चुअली इट इज ऑलवेज लेस देन द थियोरेटिकल यील्ड। जल्दी से बताए, ये मैंने आपको लेक्चर में बताया था या नहीं? वो स्टूडेंट जो कि मेरे रेगुलर है वो बताया जल्दी से। मैंने आपको बताया था ना कि एक्चुअल यील्ड हमेशा से कम होती है थियोरेटिकल यील्ड से, और बताया था कि क्यों, क्योंकि एक्चुअल यील्ड हमें एक्सपेरिमेंटल मिलती है एक्चुअल यील्ड, और जो थियोरेटिकल यील्ड होती है हमें इक्वेशन के थ्रू मिलती है। और खुद सोचे जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू मिलेगी वो कम होगी ना, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपने भी एक्सपेरिमेंट किए होंगे, कितना जिया करते हैं आप लोग, वहाँ एसिड गिरा दिया, ये कर दिया, आप लोग रिएक्शन कर रहे हैं, आधा रिएक्शन तो आपका बहरा होता है, ठीक है। तो अच्छा मैं आप लोग की लेवल की बात बता रही हूँ, लेकिन साइंटिस्ट से भी यही परेशानी होती है कि कुछ जो है ना, जब वो कुछ रिएक्शंस में होता है कि वो कुछ छन्नी में रह जाता है या कुछ बीकर पे चिपका रह जाता है, तो इस तरह से वो जितना उन्होंने सोचा होता है उतनी यील्ड उनको नहीं मिलती एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ठीक है। तो एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड, बिल्कुल कहानी की तरह मैंने समझाया था, रट्टा नहीं लगाइएगा, ठीक है। सो ये तो ठीक है, ये तो ठीक है ना, सही कह रहे हैं, एक्चुअली इट इज ऑलवेज लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, जब पहला ठीक है तो दूसरा देखते हैं। फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज नॉट डेफिनेट, इसको छोड़ो, पहले तीसरे पे आ जाओ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज अप्लाइड इन स्टोइचियोमेट्री, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन इज अप्लाइड इन स्टोइचियोमेट्री। स्टोइचियोमेट्री जब मैं पढ़ा रही थी, मतलब मीन फंडामेंटल कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और अलग से जब मैंने स्टोइचियोमेट्री की डेफिनेशन बताई थी, तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि यार लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसे कहते हैं, मीन मास कंजर्व हो रहा है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन किसे कहते हैं, ठीक है। ये सब मैंने आपको बताया था बहुत डिटेल में, तो ये दोनों भी ठीक है, ठीक है। अब सेकंड ही रह जाता है। सेकंड देखें, द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज नॉट डेफिनेट, तो ये बिल्कुल इन, ठीक है। तो सेकंड वाला बिल्कुल इनकरेक्ट है, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज नॉट डेफिनेट इज एन इनकरेक्ट ऑप्शन, और इनकरेक्ट ही पूछा है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा जल्दी से बताओ? बी, मीन इनकरेक्ट ऑप्शन, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन नहीं, मीन इनकरेक्ट ऑप्शन जो है, जो लोग पूछ रहे हैं। अब ये क्यों बेटा? फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज ऑलवेज डेफिनेट, फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज डेफिनेट। यहाँ पे गलत, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे नॉट लिखा है। अच्छा वो बच्चे जो कि बहुत ज़्यादा जोश व खरोश में होंगे, उन्होंने नोट देखा ही नहीं होगा, तो दे बेटा यहाँ पे आपने याद रखना है, फार्मूला ऑफ कंपाउंड डेफिनेट होता है, क्योंकि फार्मूला जो निकलता है ना, वो कांस्टेंट कंपोजिशन एलिमेंट्स की, किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट की कांस्टेंट कंपोजिशन होती है ना, तो फार्मूला वहाँ से निकलता है, ठीक है। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि यार फार्मूला ऑफ कंपाउंड डेफिनेट होता है, ये गलत लिखा हुआ है कि नॉट डेफिनेट, और यहाँ पे पूछा हुआ भी है इनकरेक्ट। यहाँ पे क्या पूछा हुआ? इनकरेक्ट, और इनकरेक्ट यही है बी वाला। अब बताएं कि रॉन्ग है या आप रॉन्ग है? अच्छा उसके बाद, अच्छा वो बच्चे जो कि मेरे रेगुलर बच्चे हैं उनको सब समझ आ रहा होगा, ठीक है। और मैं फिर भी बहुत डिटेल में, आप यकीन से कहें, मैं फिर भी बहुत डिटेल में आपको समझा रही हूँ, ठीक है, ताकि वो बच्चे जिन्होंने लेक्चर नहीं मिस कर दिए ताकि उनको भी समझ आ सके। अच्छा अब ये देखें, ये वाला फिफ्थ वाला, इन डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक रेशियो ऑफ द एलिमेंट्स द मोल रेशियो आर डिवाइडेड बाय। तो ये आपको मैंने बताया था जब मैं आपको स्टेप्स बता रही थी कि यार एम्पिरिकल फार्मूला किस तरह से निकलता है, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला कह लें, ठीक है। तो मैंने बाकायदा स्टेप्स आपको बताए थे कि पहले स्टेप में कौन सा करना है, सेकंड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप क्या होगा, फोर्थ स्टेप क्या होगा। तो काइंडली वो लेक्चर जाके देख लें, क्योंकि वो 25 मिनट का लेक्चर और मैं यहाँ पे समझा नहीं सकती आपको। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन देखिए, अब वो कह रहे हैं कि भाई इन डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक रेशियो, जब हम एटॉमिक रेशियो मालूम करते हैं किसी भी एलिमेंट्स की, ठीक है, जो भी कंपाउंड आपको दिया है, तो जो मोल रेशियो होता है वो किससे डिवाइड होता है? जल्दी से बताएं, मैं रेगुलर स्टूडेंट बताएं, मोल रेशियो किससे डिवाइड होता है? मोल रेशियो मैंने बताया था ना कि अगर फॉर एग्जांपल वो है आपके पास ग्लूकोज है C6H12O6, ठीक है। अब आपने क्या किया, ये कितने एलिमेंट है, इसमें कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन है। फॉर एग्जांपल आपने इन तीनों की एटॉमिक रेशियो निकालनी है, ठीक है, एटॉमिक रेशियो इन एलिमेंट्स की निकालनी है आपने, ठीक है। अब इनके मोल रेशियो, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का मोल रेशियो और हाइड्रोजन का मोल रेशियो और कार्बन का मोल रेशियो, ठीक है, ये आपने निकाल लिया। अब मैंने आपसे कहा था जब तीनों के मोल रेशियो निकल जाएंगे तो फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे आप, कि इन तीनों में जिसका सबसे कम मोल रेशियो होगा ना, उससे सबको डिवाइड कर देंगे और खुद से भी वो डिवाइड होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये 0.6 है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये 1.2 है, ये 1.7 है। अब इसमें सबसे कम क्या लग रहा है, 0.6 लग रहा है ना, तो आपने 0.6 से सबको डिवाइड कर दिया, मतलब जो लीस्ट मोल रेशियो था ना उससे आपने सबको डिवाइड कर दिया। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिया है, ठीक है। सो इसका मतलब इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, लीस्ट वैल्यू ऑफ ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट, ठीक है, ग्राम एटम या मोल रेशियो, ठीक है, ग्राम एटम ऑफ मतलब जो लीस्ट होगी उसी से डिवाइड होगा मोल रेशियो तमाम एलिमेंट्स का,
ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को समझ, बाकी ऑप्शन गलत है, पढ़ लीजिएगा, बाकी ऑप्शन कहाँ मिल रहे हैं, यही फर्स्ट वाला सही है, आप लोग खुद ही पढ़ लीजिएगा। अच्छा अब देखें 6 वाला, ऑन डिवाइडिंग परसेंटेज ऑफ एलिमेंट बाय देयर एटॉमिक मासेस वी गेट। अब ये कह रहे हैं कि जब हम क्या करते हैं, जब हम डिवाइड करते हैं परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस से, तो हमें क्या मिलता है, जल्दी से बताएं। मोल रेशो किस तरह से निकालते हैं, मोल रेशो किस तरह से निकाला जाता है, ये भी मैंने बताया था, मैंने सारे स्टेप बताए हुए। तो देखिए स्टेप से भी देखिए एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो इस वजह से कहते हैं कि एक्टिव रहा करें ड्यूरिंग लेक्चर। ठीक है, तो ये तो आपको पता चल रहा है कि यार मोल रेशो ऑफ एलिमेंट्स ही होगा। मोल रेशो एलिमेंट के बाद उसके बाद हम फिर वो जो पहले मैंने एक एमसीक्यूज करवाया, फिर उसके बाद वो फिर तमाम एलिमेंट के जब मोल रेशो निकल जाते हैं ना इस तरह से, तो फिर लीस्ट जो इन तीनों में से लीस्ट होता है उससे डिवाइड हो जाए, जिस तरह मैंने ऊपर करके दिखाया। तो इसका मतलब इसका सी आंसर है। ठीक है, ये बिल्कुल अगर आपने वो वीडियो लेक्चर देखे होंगे तो आप लोगों को जाहिर सी बातें आता होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज नॉट इन्वॉल्व डिटरमिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। आप देखिए एम्पिरिकल फार्मूला से एक तो बीच में से भी आ रहे हैं, और वो आपसे इस तरह से भी दे सकते हैं कि भाई बेटा आप ये बताएं कि इसमें से कौन सा स्टेप जो है, मैंने जिस तरह से बताया कि मैंने एम्पिरिकल फार्मूला के सारे स्टेप बताए थे मॉलिक्यूलर फार्मूला के डिटर्मिनेशन के, तो अब इसमें से बताएं बच्चे मुझे कि इसमें से कौन सा स्टेप नहीं है। सबसे पहले देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट के तो करते हैं हम। सेकंड देखें डिटर्मिनेशन ऑफ ग्राम एटम ऑफ ईच एलिमेंट, ये भी करते हैं। ठीक है, मीन मोल रेशो हर एलिमेंट का। अब देखें डिटर्मिनेशन ऑफ आइसोटोप ऑफ ईच एलिमेंट, आइसोटोप कहाँ करते हैं, यही हमारे पास यही ऑप्शन है। 4 देखें डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक रेशो ऑफ ईच एलिमेंट। ठीक है, सो हमारे पास जो यहाँ पे कह रहे हैं कि नॉट इन्वॉल्व, कौन सा इन्वॉल्व नहीं होता, डिटर्मिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल फार्मूला, सो सी। ठीक है, सो ये भी हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखें ये है 2.38 ग्राम ऑफ यूरेनियम कंटेन यूरेनियम एटम। यहाँ पे कह रहे हैं आपको ग्राम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे आपको ग्राम दिया है कि भाई यूरेनियम इतना है। इसमें आप हमें बताया कि यूरेनियम एटम कितने कंटेन कर रहा होगा, ये आपको पार्टिकल्स दिए हैं, एवोगाड्रो नंबर्स दिए हैं कि इसमें कितने पार्टिकल्स होंगे इन एटम्स में। तो ये भी आप कर सकते हैं, बहुत ईजी है। बताएं जल्दी से क्या होगा इसका। तो ये बिल्कुल बच्चों वाला है, मैं फिर भी करवा देती हूँ। अच्छा आपको पता है कि यूरेनियम का सबसे पहले तो मुझे एटॉमिक मास बता दो जल्दी से। आपने बताया मैम 238 है यूरेनियम का, मैंने कहा ठीक है बट बेटे आपने 238 जो बताया, अब यहाँ पे आपको दिया है 2.38 ग्राम। ठीक है, ठीक है, मतलब इसको ग्राम में जब रिप्रेजेंट करेंगे तो आपने कहा कि मैम ये तो 238 है इसका जो है ना एटॉमिक मास, जब ग्राम में रिप्रेजेंट करते तो मोल, जाहिर सी बात है फिर मोल होता है ना, आपको पता है हम जब भी किसी एटॉमिक ग्राम में तो मोल होता है। लेक्चर देख लीजिएगा बार बार, मैं आपको हर चीज़ रिवाइज नहीं करवा सकती। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2.38 दिया है, उसका एटॉमिक 238 है। तो अब क्या होगा, आप कहेंगे कि मैम ये 2 पॉइंट आगे आए। ठीक है, मीन ये हम जो है ना, ये आपका राइट साइड है, ये आपका लेफ्ट साइड है। तो जब भी अब ये 2 पॉइंट अगर हम मैम यहाँ पे मैं पॉइंट लगा दूंगी ये हमारा सेम हो जाएगा। तो मैं बोलूँगी बेटा ये आप कितने पॉइंट आगे आए, बोलेंगे मैम 1 2, मैं 2 पॉइंट आगे आया हूँ मैम। और किस साइड से आए मैम, मैं जो है ना राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आया हूँ। ठीक है, लेफ्ट साइड की तरफ मैं आया हूँ और 2 पॉइंट आगे आके मैंने पॉइंट लगा दिया है, और इस तरह से मेरे पास बिल्कुल क्वेश्चन वाला 2.38 बन गया है। तो अब मैं बोलूँगी कि बेटा अब आप मुझे पहले तो ये बताएं कि जैसे जब हम यूरेनियम था जिसका 238 था, तब यूरेनियम के कितने वो थे पार्टिकल थे। तो मैं आपने कहा कि मैम तब जो है एवोगाड्रो नंबर के बराबर थे, जो कि 6.02 एक्सपोनेंट 23 था। अच्छा, तो मैंने कहा जब आप 2 पॉइंट आगे आए तो अब कितना होगा, तो आपने कहा मैम मैं 2 पॉइंट आगे आया हूँ। इसका मतलब कि जब भी हम लेफ़्ट साइड पे जाते हैं तो हम क्या करते हैं, जो हमारी एक्सपोनेंट की वैल्यू होती है वो माइनस में आती है। जैसे कि ये 6 पॉइंट पहले एवोगाड्रो नंबर ये था 238 का ना, लेकिन जब 2.38 आपको दे दिया यूरेनियम का तो क्या हो जाएगा, 6.02 एक्सपोनेंट 23 जो है ना, ये जो 6.02 एक्सपोनेंट 23 है ना, इसके साथ आप क्या कर दें एक्सपोनेंट -2 लगा दें। एक्सपोनेंट -2 क्यों लगाया, क्योंकि मैम मैं जो है राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा था और मैं 2 अदद आगे आया हूँ। तो जब भी पॉइंट जो है लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा तो माइनस में शो होगा एक्सपोनेंट की शक्ल में, जिस तरह से मैंने यहाँ पे शो किया है। ठीक है, जिस तरह से मैंने यहाँ पे शो किया है। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंट -2 क्यों आया, क्योंकि ये जो है पॉइंट आपको 2.38 लगा के दिया था, तो हमने बिल्कुल क्वेश्चन की तरह अपने 238 को 2.38 में कन्वर्ट किया, और एक्सपोनेंट -2 जो है बस जो हमारा पहले 1 मोल के लिए था ना 238 6.02 एक्सपोनेंट 23 1 मोल के लिए,
तो उसको जो है जब हमने ग्राम में इस तरह से किया, एक्सपोनेंट -2 को हमने बस उसके एवोगाड्रो नंबर के साथ किया, तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर जब आप करेंगे 23 में से -2 निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा? 6.02 एक्सपोनेंट 21। तो अब बताएं इसमें क्या मुश्किल थी? कुछ था इसमें मुश्किल? कुछ भी नहीं था। बस आपने देखा कि ये ग्राम दिया है इतना, आपने देखा मैम यूरेनियम का तो 238 होता है, अब ये 238 है, बिल्कुल सेम है। अगर मैम ये लोग यहाँ पे आए हैं, मतलब पॉइंट जो है दो पॉइंट अगर ये लोग आगे आए हैं, ठीक है, तो मैं भी 2 पॉइंट आगे आके यहाँ पे पॉइंट लगा देता हूँ। लेकिन मैम मुझे ये पता है कि 238 जो है ये 1 मोल के बराबर है और ये Na के बराबर है। लेकिन जब ये लोग 2 पॉइंट आगे आए हैं तो मैम मैं क्या करूँगा, Na जो है ना, जाहिर सी बात है मैं लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा हूँ, राइट से लेफ्ट साइड, तो हमेशा माइनस में आएगी जो एक्सपोनेंट की वैल्यू होगी। कितने डिजिट में आगे आया हूँ मैं? 2 डिजिट आगे आया हूँ, तो एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या होगी? -2। ठीक है, तो एवोगाड्रो की वैल्यू क्या होती है? 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो 23 में से जब आप -2 करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 6.02 एक्सपोनेंट 21। मैंने एक दफ़ा दोबारा से बता दिया है, ठीक है, क्योंकि मुझे आप लोग की बहुत ज़्यादा फिक्र रहती है, एक बात 3 दफ़ा बताती हूँ ताकि आप लोग को आपकी फिंगर टिप्स पे आ जाए बात। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चले। अब ये नेक्स्ट देखिए, अ कंपाउंड हैवी एम्पेरिकल फार्मूला आपको ये दिया है C3H4O, और मॉलिक्यूलर मास आपको ये दिया है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? बहुत इजी है, बहुत इजी है फार्मूला, अगर आपको पता है। फार्मूला बताया मैंने, फार्मूला क्या बताया था आपको? देखिए लास्ट वाला फार्मूला तो मैंने इंटीजर निकालने वाला बता दिया था। अब मैम देखिए मैं पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकती, जिसने लेक्चर देखे होंगे उसको समझ आ रही होगी, क्योंकि टाइम कम है और मैंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया है इसको समझाने में। ठीक है, देखें यहाँ पे क्या है, एक कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है, और वो कह रहे हैं कि इसका एम्पेरिकल फार्मूला ये है। ये कंपाउंड है जिसका क्या दिया है आपको? एम्पेरिकल फार्मूला दिया है, ठीक है, और वो भी कह रहे हैं कि मॉलिक्यूलर मास जो है ये है। मॉलिक्यूलर फार्मूला वो आपसे पूछ रहे हैं, तो अब आप बताएं क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप बोलेंगे मैम हमें सबसे पहले इंटीजर की वैल्यू निकालनी होगी, इंटीजर की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है, और फिर इस इंटीजर को जब हम एम्पेरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल आएगा। यही होगा ना? तो मैं बोलूँगी बेटा स्टार्ट कर दे। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इंटीजर की वैल्यू निकालने के लिए मॉलिक्यूलर मास तो आपको पता है, इंटीजर का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास, या एम्पेरिकल फार्मूला मास कह ले, ठीक है। तो अब आपको मॉलिक्यूलर मास तो पता है 1110, ठीक है, डिवाइड बाय एम्पेरिकल मास निकालें। एम्पेरिकल मास किस तरह से निकालेंगे? कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है? 12, और कितने कार्बन है? 12 मल्टीप्लाई 3 करें, ठीक है, हाइड्रोजन 4 है, ये प्लस का साइन है, 4 है, और ऑक्सीजन कितने? 16 है, सबको प्लस करें क्या आएगा? 55, ठीक है, करके देख भी ले। तो 1110 डिवाइड बाय 55। अब इसको आप सॉल्व करें, क्या आएगी आपकी वैल्यू? जल्दी से सॉल्व करें। अगर मैं आपको सॉल्व करना बताऊं कि किस तरह से आपको आता होगा काटना, आप लोगों ने बचपन में ही तरह ही गुजारा होगा काट पीट के। अब देखें 5 1 द 5, 5 1 द 5, ठीक है, 5 2 द 10, अब ये 11 था, एक 1 यहाँ आ गया, अब ये 10 बन गया दोबारा से, तो 5 2 द 10, ठीक है। अब ये क्या हुआ? 22 डिवाइड बाई 11, यही हुआ ना? अब क्या होगा? 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, मतलब आपका इंटीजर की वैल्यू क्या आई? 2 आई ना। अब आपको इंटीजर की वैल्यू पता चल गई। अब आपने क्या करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको पता है कि किस तरह से होता है, n मल्टीप्लाई बाय एम्पेरिकल फार्मूला, यही होता है ना, यही होता है। अब आपने किया कि मैम एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास क्या है? C3H4O। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इंटीजर से, इंटीजर हमारे पास 2 आया है। तो अब बताएं एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा, सॉरी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या निकलेगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला C3 है ना, तो 3 2 द 6, तो ये C6 हो जाएगा, और ये 4H4 है, तो 4 से जब आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 ज़ा 8, तो ये क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और ऑक्सीजन को 2 से करेंगे तो ऑक्सीजन 2 में आ जाएगा। अब देखें C6H8O2, तो खुद बताएं करेक्ट ऑप्शन क्या है? C है। तो ये हमारे पास C6H8O2 निकल आया फार्मूला, ठीक है। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन, सॉरी इसको ज़रा मैं वो कर लूँ तो ज़रा, अच्छा इसमें जो है ना एक मिस्टेक हो गई है, ये जो है ना CH4 है, ये CH3 है, ठीक है, ये CH3 है। तो जब आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये H6 आएगा, तो इस वजह से करेक्ट ऑप्शन B है, ठीक है।
अब देखें, और वैसे भी जब अगर आप 4 से भी करेंगे तो जब आपका 8 आएगा, मतलब 8 आएगा, H8 आएगा और C6 आएगा और O2 आएगा, तो फिर भी आपका ये C वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। आप इस MCQs को इनकरेक्ट कह ही नहीं सकते, क्योंकि फिर भी आप आएंगे B ऑप्शन पे, क्योंकि B ऑप्शन में आपका C6 भी मिल रहा है, O2 भी मिल रहा है। अगर H8 भी मिल रहा है ना मेरी मिस्टेक की वजह से, फिर भी आप B पे ही आएंगे, क्योंकि देखिए C तो बिल्कुल इनकरेक्ट है। C9 H9 O3 ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो फिर भी आपने बी ही लगाना है। तो अब आप ये नहीं कहिएगा कि मैम ये आपने H4 की जगह H3 की जगह H4 कर दिया तो आप हमें इसके मार्क्स दें। मैं मार्क्स नहीं दे सकती, क्योंकि अगर आप H8 भी आ रहा है ना आपका आंसर, फिर भी आप बी पे ही आएंगे, क्योंकि आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि दूसरा C9 है, C3 है, वो तो हो नहीं सकता। C6 H6 O2, इसमें 2 तो आपके करेक्ट है ना। ये बात याद रखना, जब भी आप अपने एग्जाम में भी बैठे होंगे ना, तो कभी भी इस तरह से हो ना कि 2 सही आ रहे हैं और बाकी कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा और बीच में 1-2 डिजिट का फर्क आ रहा है, तो आप वहीं पे लगाएंगे जहाँ पे आपकी दो एलिमेंट का सेम सही आ रहा है, ठीक है। जिस तरह से ये, तो इस तरह से थोड़ा लॉजिकल बेस भी किया करे काम, ठीक है। देखें ये वाला भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब 4th वाला ऑप्शन तो देखें इस तरह से आपने सॉल्व करना है। कितना ईजी लग रहा है ना आपको, वैसे ही आप लोग परेशान होकर रो रहे थे। अच्छा, अब ये वाला भी देख लें जल्दी से। What is the volume in cm cube 3.01 x123 molecule of oxygen gas at STP? ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन गैस दी है और स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन दी है, ठीक है। और यहाँ पे मॉलिक्यूल देखिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया गया है, इन्होंने 3.01 x123 मॉलिक्यूल दी है ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो जल्दी से बताएं इसका क्या होगा। अच्छा, तो अब इसमें देखें इन्होंने आपसे कहा है, ठीक है, कि भाई ऑक्सीजन गैस दी है आपको, ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर गैस। जाहिर सी बात गैस हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है, ठीक है। तो अब आपको पता होगा कि यार ऑक्सीजन इन्होंने 3.01 x123 मॉलिक्यूल दी है। आपको पता है कि ऑक्सीजन गैस जो है वो बराबर होती है किसके, खुद बताएं। ऑक्सीजन गैस 1 मोल के बराबर होगी, और 1 मोल में कितने पार्टिकल होंगे, एवोगाड्रो पार्टिकल होंगे, Na 6.02 x123। और इन्होंने कितने दिए आपको, इन्होंने हाफ दिए। 6.02 को जब आप हाफ करेंगे तो क्या आएगा, 3.01 आएगा ना। तो इसका मतलब इन्होंने आपको पार्टिकल हाफ दिए, ठीक है। ये तो आपने मतलब आपको पता चल गया। अब जैसे आपने देखा कि यार ये ऑक्सीजन गैस होती है 1 मोल के लिए, एवोगाड्रो 6.02 x123 होता है ना। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, आपको पता है कि 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, मोलर वॉल्यूम के बराबर, जो कि कितना होता है 22.414 डीएम क्यूब। लेकिन यहाँ पे आपसे किस में पूछ रहा है, सीएम क्यूब में पूछ रहा है। तो जल्दी से बताएं क्या करेंगे सीएम क्यूब के लिए। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे जब आप, तो क्या आएगा 222414 सीएम क्यूब, ये आएगा ना। लेकिन यहाँ पे तो आपको पार्टिकल ही हाफ दिए, ठीक है, पार्टिकल ही हाफ दिए। जब पार्टिकल हाफ दिए तो क्या हो जाएगा, हम मोल भी हाफ हो जाएंगे। जब आपको पार्टिकल हाफ दे दिए, अगर मैं कलर चेंज करूँ, जब आपको हमने देखा कि यार ऑक्सीजन गैस 1 मोल के बराबर होता है, ठीक है, और Na पार्टिकल के बराबर होगा, 1 मोल इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर। लेकिन जब हमने देखा कि पार्टिकल हाफ दिए, तो इसका मतलब हमारे मोल भी क्या हो गए, हाफ हो गए। जब मोल हाफ हो गए तो जाहिर सी बात है ये जो मोलर वॉल्यूम है ये हाफ नहीं हो जाएगा। जब ये हाफ होगा तो जल्दी से इसको डिवाइड करें। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, और ये आपको कैसे पता चला कि भाई ये मोल हाफ होंगे, क्योंकि पार्टिकल एवोगाड्रो नंबर वो हाफ दिया है। जब भी आप खुद करके देखें 6.02 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 2, 2 3 6, ठीक है, 3.01, इसका मतलब एवोगाड्रो नंबर आपको हाफ दिया। जब एवोगाड्रो नंबर आपको हाफ दिया, आपने यहाँ से पहचान लिया, तो इसका मतलब हाफ मोल आपने कहा कि जाहिर सी बात है फिर जब मोलर वॉल्यूम भी हाफ होगा। मोलर वॉल्यूम आपने पहले डीएम क्यूब को सीएम क्यूब में किया, फिर उसको 2 से डिवाइड किया। अब 2 से डिवाइड करें, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, ठीक है। और अब ये याद रखें 2 2 1, 2 1, मैंने कहा 2 1 2, 2 1 2 और 2 2 4। अब ये 14 है, 2 के टेबल में 14 आता है। लेकिन जब भी आप दो डिजिट लेते हैं ना, तो उससे फिर आपने 0 लगाना होता है। अगर मैं दूसरे कलर से बताऊं, ठीक है, तो मैंने पहले 0 लगाया और फिर मैंने किया 2 7 14, तो आपका ये आंसर आया 11207 सीएम क्यूब में पूछा है। और ये हमने सीएम क्यूब पहले डीएम क्यूब सीएम क्यूब में किया, उसके बाद उसको 2 से डिवाइड किया, ठीक है, फॉर हाफ मोल, फॉर हाफ नंबर ऑफ पार्टिकल, फॉर हाफ नंबर ऑफ एवोगाड्रो पार्टिकल, ठीक है। सो इस तरह से आपका ऑप्शन आप देखें कौन सा इसमें से करेक्ट लग रहा है आपको, जल्दी से बताएं। आपका आया है, आपका जो आंसर आया क्या है 112
0.07 ये आया है ना आपका आंसर। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें से कौन सा होगा? आपका आंसर देखें ये आया है, अगर मैं दोबारा से बताऊँ 112007 CMQ, ये आपका आंसर आ गया और बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझा। अब इसमें देखिए पहला ये तो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं हो सकता। अब देखिए ये वाला हो सकता है, यहाँ तक ये मैच कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये आखिर वाला 7 मैच नहीं कर रहा, तो अगर 0 भी आ गए तो खैर है, तो ये फोर्थ ऑप्शन है। अब बताएं इसमें क्या मुश्किल था। और आप लोग जो है ना इस प्रैक्टिस लाजमी कर लीजिएगा इन सब की। अच्छा अब ये देखें 11 वाला, इसमें देखिए व्हाट इज द मास ऑफ वाटर फाउंड व्हेन 4 ग्राम हाइड्रोजन 64 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइंड टुगेदर। ये कह रहे हैं कि क्या मास होगा वाटर का जब 4 ग्राम हाइड्रोजन और 64 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन होंगे। तो इसका जो है ये भी बहुत इजी है। अगर आप लोगों ने देखिए इजी उनके लिए होगा जिन्होंने मेरे लेक्चर लिए हो, जिन्होंने मेरे होमवर्क, जिन्होंने मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया होगा, उन्हें ही ईजी लग रहा होगा, ठीक है। सो अब मैं ये वाला करवाती हूँ। अच्छा बेटा ये देख लें, ये भी बहुत इजी है। अच्छा यहाँ पे मेरी एक मिस्टेक है, ये 64 ग्राम नहीं आएगा, खुद सोचें। अब इसके भी मैं मार्क्स नहीं दूंगी। देखें हो एग्जाम्स में जब हमारे टाइम में भी एनटीएस वाले मतलब जो पीएमसी वाले गलती करते थे, लेकिन हम समझ जाते थे। अब देखें यहाँ पे हिंट है 4 ग्राम हाइड्रोजन और 64 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर, जाहिर सी बात है दोनों मिलके वाटर बनाना है दोनों ने। अब हमें पता है कि हमें दीदा ने कितनी दफ़ा हमें ये इक्वेशन लिख के दिखाई थी, ठीक है, 2H2O, ठीक है। तो अब इसमें देखें एटॉमिक हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूलर फॉर्म हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है 1 होता है। अब ये 2 है, तो 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ग्राम, ठीक है। और ऑक्सीजन का क्या है एटॉमिक मास 16 और 2 ऑक्सीजन है तो क्या आएगा 32 ग्राम, ठीक है। और वाटर का क्या है 18 और 18 को जब 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 36 ग्राम, ठीक है। अब आपको क्या दिया है 4 ग्राम, देखिए आपने खुद ही मास निकाल लिया, ये मैंने खुद आपको लेक्चर में भी करवा के दिया था। अब यहाँ पे देखिए 4 ग्राम हाइड्रोजन, ये रहा 4 ग्राम हाइड्रोजन। अब ये कह रहे हैं 64 ग्राम ऑक्सीजन, जो कि मुझसे गलती हो गई है, यहाँ पे 32 ग्राम आ रहा है, ठीक है। तो 32 ग्राम ये रहा ऑक्सीजन। अब जाहिर से बात है कितने ग्राम हाइड्रोजन वाटर प्रोड्यूस करेगा, ऑप्शन है एक ऑप्शन है इसमें 36 ग्राम, तो वो वाला आपका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि देखिए इक्वेशन खुद बता रही है कि 36 ग्राम प्रोड्यूस होगा। वाटर का 18, ठीक है, 18 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 ग्राम आएगा, ये सब मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। सो अब आप खुद सोचिए 30 से। अब वो बच्चे जो बोल रहे होंगे मैम इसका हमें एक नंबर चाहिए, क्यों नंबर चाहिए, आप खुद सोचें, आपके पास एक सेंस होना चाहिए कि जब 4 ग्राम मैम ने हाइड्रोजन बोल दिया तो इसके साथ 64 ग्राम ऑक्सीजन किस तरह से आ सकता है। एक सेंस वाली बात है कि जब 4 ग्राम हाइड्रोजन बोल दिया तो उसके साथ 64 ग्राम ऑक्सीजन किस तरह से आ सकता है, 32 ग्राम ऑक्सीजन ही आएगा ना। ये इक्वेशन कितनी दफ़ा मैंने करवाई है, ठीक है। तो वो बच्चे जो कि समझ गए होंगे कि यार इसमें मिस्टेक हुई है, इसका ऑप्शन जो है वो 36 ग्राम होगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन हो ही नहीं सकते, क्योंकि 4 ग्राम हाइड्रोजन बाकी ऑप्शन तो करवा ही नहीं सकता। 4 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 32 ग्राम ऑक्सीजन ही मिलके जो है 36 ग्राम वाटर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है कि हाफ मोल ऑफ मीथेन एंड हाफ मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस हैव इक्वल। अब ये कह रहे हैं कि भाई हाफ मोल मीथेन का लिया है, हाफ मोल सल्फर डाइऑक्साइड के लिए। अब इसमें कह रहे हैं कि इक्वल वॉल्यूम है, मास इन ग्राम है, टोटल नंबर ऑफ एटम है या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो आपने देखा कि सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, और मीथेन है, तो इसमें जो है, ठीक है। तो आपको पता है कि भाई मैम दीना ने बताया था लेक्चर में कि 1 मोल जो है ना वो बराबर होता है किसके, एवोगाड्रो नंबर के, ठीक है, मीन 6.02 एक्सपोनेंट 23, ठीक है। अब वो जो है डिपेंड करता है, जैसे यहाँ पे अब आपको दिया है कि ये किस फॉर्म में दिए, मॉलिक्यूलर फॉर्म में दिए, तो मैं क्या बोलूँगी 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल बोलूँगी, मैं क्या बोलूँगी मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है, ठीक है। तो अब मैं कह रही हूँ कि आप देखें यहाँ पे हाफ मोल दिया है, तो आपको पता है कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल, यहाँ पे मॉलिक्यूल दिया है, ठीक है। अब हाफ मोल क्या होगा, हाफ मोल जब होगा तो फिर बराबर हो जाएंगे ना, मतलब जाहिर सी बात है जब 1 मोल दोनों के सेम है 6.02 एक्सपोनेंट 23, तो जब हाफ मोल होगा तो दोनों का हाफ होगा, ठीक है, मतलब इक्वल आएंगे, जो भी आएगा इनके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है डी, क्योंकि जाहिर सी बात है जब मोल सेम है तो मोल जो है मोल आपको पता है कि बराबर होता है एवोगाड्रो नंबर के।
अगर मोल हाफ होगा तो ये भी हाफ होगा, जिस तरह से हाफ हाफ हुआ है, ठीक है। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्यों, ये बात मैं क्यों कह रही थी लेक्चर में कि देखें ये समझ ले, वो इसी में घुमाते हैं। जैसे अभी आपको मॉलिक्यूलर फॉर्म लगे तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स आएगा ना। अगर एटम्स की बात की जाती है, ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। बच्चे इनमें शायद बच्चों ने बहुत से ऑप्शन सी शायद लगाया हो गलती में, ठीक है। सो ये हो ही नहीं सकता, सी डी है। और जिसने मेरे लेक्चर लिए होंगे तो डायरेक्ट डी लगाया होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ शुगर। इससे आसान तो इस दुनिया में कोई एमसीक्यूज ही नहीं है। ये मैंने अपने लेक्चर में भी करवाया था। मैंने कहा था कि देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ना शुगर का, वो क्या होता है, C6H12O6, ठीक है। तो एम्पिरिकल फार्मूला मैंने बताया था, मैंने बाकायदा करके दिखाया था कि वो CH2 होता है, ठीक है। जब आप एम्पिरिकल फार्मूला, ये आपको एम्पिरिकल फार्मूला दिया है, ठीक है। जब आप इसको जो है 6 से, इंटीजर जो होता है ना ग्लूकोज का, वो 6 होता है, ठीक है। तो जब इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, C6 हो जाएगा, C6 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, H12 हो जाएगा, वो O6 हो जाएगा। तो अब खुद बचाएं, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ शुगर। पहले तो आपने शुगर का फार्मूला लिख लिया, ठीक है, C6H12O6। अब इसका एम्पिरिकल फार्मूला किस तरह से, ये आपको याद नहीं करना कि N6 होता है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, जिस तरह से मुझे याद हो गया है। तो आपने क्या करना है, आपने देखना है कि भाई अगर आपको डायरेक्ट ये दे दिया गया, आपको डायरेक्ट जो है, आपको डायरेक्ट पूछा गया कि एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ शुगर। अब सबसे पहले आपने देखा कि यार शुगर का फार्मूला जो था ना वो हमारे पास C6H12O6 था। अब इसका एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालूं, आपने देखा कि यार मुझे ये देखना है कि तीनों डिजिट जो है वो ना कौन सी टेबल में आते हैं। ये 6, ये 12, ये 6 कौन सी टेबल में आते हैं, 6 के टेबल में ही आते हैं ना, 6 1 6, 6 2 12। तो आपने क्या किया, 6 1 6 तो C1 हो गया, 6 2 12 तो H2 हो गया, 6 1 6 तो C1H2O1। तो इसमें देखो कौन सा ऑप्शन है, ये जहाँ पे कुछ भी नहीं होता वहाँ पे 1 लगाते हैं, इसको हम CH2 को भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। बताएं इसमें क्या मुश्किल था। अब बताएं परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, ठीक है। ये कह रहे हैं कि परसेंटेज बताएं ऑक्सीजन की किस में, वाटर में। तो देखिए ये जो है बहुत से बच्चों ने गलत किया, मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों, ठीक है। सो अगर मैं आपको ये समझाऊँ, ठीक है, तो वो बच्चे जिन्होंने मेरा लेक्चर लिया है उनका ये होमवर्क है, वो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाल के मुझे बता दें। परसेंटेज मैंने इतना समझाया था, तो परसेंटेज ऑफ वाटर जब वो, सॉरी, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, मतलब वाटर है ना, वाटर है, ठीक है। अब वाटर में ये जो ऑक्सीजन है ना, इसकी परसेंटेज आपने निकालनी है, ठीक है। जब आप निकालेंगे तो आपका आंसर बी आएगा। आपका आंसर क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है। बी आपका आंसर आएगा 88.88, ठीक है। और आई थिंक ये वाली की इनकरेक्ट है, ये वाली की जो है ना मिस्टेक, क्योंकि शायद लास्ट में मैं चेक कर रही थी तो उस वजह से शायद ऑप्शन जो है वो गलती से इस पे लग गया हो, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसका बी है। जिसने ये वाला टिक किया है ना उसको एक मार्क, मतलब एक जो है ना एक नंबर, एक एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा इसका, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे मैंने गलती से इस पे टिक कर दिया था, जबकि ये है वो। मुझे लग रहा है जब मैं ऊपर नीचे कर रही थी तब शायद कीज़ में मिस्टेक आ गई हो। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, 88.88%, ठीक है। ये इसकी परसेंटेज निकलेगी, करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। तो वो